पेरिफेरल आरबीसी डिस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, जिसको हेमोलाइसिस भी कहते हैं। तो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होती है और इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होती है। अगर तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है ना विद इन वेसल्स, तो उसे इंट्रावेस्कुलर कहते हैं। अगर वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के ज़रिए आरबीटी डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसमें आ जाते हैं मैक्रोफेजेस की वजह से होती है ना अगर आरबीसी डिस्ट्रक्शन, तो उस जैसे कि मैक्रोफेजेस ऑफ द स्प्लीन, लिवर एंड लिम्फ नोड्स। इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस में हीमोग्लोबिन, ब्लड में भी हीमोग्लोबिन आनी है, यूरिन में भी, इसके अलावा हीमोसिड्रिन यूरिया भी हो जाना है और हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाना है। नॉर्मोसिटिक एनीमियाज जो कि हेमोलाइसिस की वजह से, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस की वजह से होते हैं, उसमें आ जाते हैं सबसे पहले हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। इसकी ये इनहेरिटेड, ये पास पेपर है इसलिए सारा कर लेते हैं। इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है कि इसमें साइटोस्केलेटन में डिफेक्ट होता है। तो साइटोस्केलेटन क्या करता है कि शेप मेंटेन करता है, ठीक है। साइटोस्केलेटन मेम्ब्रेन थीटरिंग प्रोटीन्स, ठीक है, जो साइटोस्केलेटन को ठीक रखने वाली, जो उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाली प्रोटीन्स होती है ना, उसमें डिफेक्ट्स होता है। वो कौन कौन सी होती है? इनकाइरिन, स्पेक्ट्रिन और बैंड 3, ठीक है। इनकाइरिन हो सकती है, स्पेक्ट्रिन हो सकती है, बैंड 3 हो सकती है। इसमें मेम्ब्रेन ब्लब्स बनते हैं और टूटते जाते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन जब ख़त्म हो जाती है ना, फिर क्या होता है कि जो राउंड सेल्स होते हैं, राउंड सेल्स नॉर्मली क्या होते हैं, डिस्क शेप सेल्स होते हैं। लेकिन जब मेम्ब्रेन ने उसकी शेप को बरकरार रखा हुआ था, मेम्ब्रेन नहीं रही, तो उसके जो सेल्स की शेप है वो राउंड हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्फीरोसाइट्स। नॉर्मली जो शेप होती है डिस्क शेप होती है ना, बाइकनकेव होते हैं। लेकिन ये जो राउंड सेल्स होते हैं, स्प्लीन ने समझती है ख़राब है, स्प्लीन को तोड़ने लग जाती है, ठीक है। स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस कंज्यूम कर लेते हैं और एनीमिया हो जाता है। क्लिनिकल और लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स की बात कर लें तो स्फीरोसाइटोसिस साइट्स हैं, ठीक है, जिसमें सेंट्रल पैलर नहीं है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब डिस्क शेप होती है तो सेंटर में पैलर होता है, तो ये जो जब गोल हो गए तो उसमें पैलर नहीं होगा, टीवी, ठीक है। मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हुई होती है, ठीक है। MCHC इंक्रीज़ हुई है, हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हुई है। RDW क्या होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, वो भी ज़्यादा हुई है, ठीक है। स्प्लीनोमेगाली हुई है और जॉन्डिस हुआ होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वजह से। और इसके अलावा जब बिलीरुबिन ज़्यादा है तो उसकी वजह से बिलीरुबिन गॉलस्टोन्स बन सकते हैं। इसके अलावा एप्लास्टिक क्राइसिस, अगर पारोवायरस इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसकी वजह से एप्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस हम इसको करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम डालते हैं ना इन स्फीरोसाइट्स को, तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं, तो वो स्वेल कर जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। ऑस्मोटिक हाइपोटोनिक है ना, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालने के फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रेजाइल होते हैं, उसकी वजह से वो टूट जाते हैं। स्फीरोसाइट्स कुछ नहीं होते, वो परसिस्ट करते हैं और उनमें होबल जोबल, जब ब्लड स्फीयर में होबल जोबल बॉडीज़ मिलती हैं। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियर मटीरियल के फ्रेगमेंट्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म आरबीसीज। सिकल सेल एनीमिया की बात कर लें तो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है, किसमें, बीटा चेन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में। इसमें क्या होता है कि जो विलाइन की जगह ना, ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन आ जाता है। ग्लूटामिक एसिड क्या था, हाइड्रोफोबिक था, फिलिक था, और जो विलाइन है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। ये जो GAG, ठीक है, GAG मतलब GAG का जो सीक्वेंस होता है वो GTG में हो जाता है जब ग्लूटाम 6 पोजीशन पे होता है, ठीक है। जब ग्लूटाम 6 पोजीशन पे ग्लूटामिन लगना था ना, तो GAG सीक्वेंस आना था। अब 6 पोजीशन पे जब विलाइन आएगा तो जो सीक्वेंस आएगा वो GAG नहीं, वो GTG आएगा, ठीक है, GTG। GAG की जगह GTG आ जाएगा। मलेरिया नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो फैल्सीपैरम है ना वो ग्रो करता है आरबीसीज में। एक होती है सिकल सेल डिजीज़ और एक होती है सिकल सेल ट्रेट्स। अगर दो एबनॉर्मल जीन्स, दो बीटा जीन्स एबनॉर्मल है तो उसको हम कहते हैं सिकल सेल डिजीज़, ठीक है। अगर दोनों दो बीटा जीन्स एबनॉर्मल है तो उसको हम कहते हैं सिकल सेल डिजीज़, और अगर एक बीटा चेन नॉर्मल है और एक म्यूटेटेड है तो उसको हम कहते हैं सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल डिजीज़ में ना HBS, जो सिकल सेल एनीमिया में HBS ही है ना, तो ये दोनों ख़राब है तो 90% से ज़्यादा हमें HBS मिलेंगी। लेकिन जो सिकल सेल ट्रेट में ना, उसमें HBS है ना वो 50% से भी कम मिलती हैं।
सिकलिंग दो तरह की होती है, रिवर्सिबल सिकलिंग होती है और इरिवर्सिबल सिकलिंग होती है। जो रिवर्सिबल सिकलिंग होती है ना, उसमें एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलाइसिस हो रही होती है और इंट्रावेस्कुलर हिमोलाइसिस हो रही होती है, ठीक। जो रिवर्सिबल सिकलिंग है ना, उसकी वजह से आरबीसी के आरबीसी को मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशंस है ना वो होती हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल सिकलिंग है ना, उसकी वजह से वेजो ओक्लूसिव कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसमें भी रिक्रूट अपीयरेंस मिलती है, एक्सरे पे चिपमंक फेसेस मिलता है। इसके अलावा पहले हमने जो बात की थी वो कहाँ पे मिला था, बीटा थैलेसीमिया में मिला था, ठीक है। इसके अलावा सिकल सेल में मिलता है, बीटा थैलेसीमिया मेजर में मिला था हमें। इरिवर्सिबल सिकलिंग हो जाएगी तो डेक्टाइलाइटिस हो जाता है, ऑटोस्प्लेनेक्टमी हो जाती है। इसमें भी होवल जोली बॉडीज़ मिलती हैं। इसके पीछे हमें मिली थी कहाँ पे, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में होवल जोवल बॉडीज़ मिलती है और सिकल सेल में होवल जोवल। इरिवर्सिबल सिकलिंग में होवल जोवल बॉडीज़ मिलती है, एक्यूट सिंड्रोम हो जाता है और पेन क्राइसिस रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस हो जाता है। सिकल सेल डिजीज़ में एनीमिया सिम्टोमेटिक नहीं होता है। इसमें मैंने बताया कि जो SBS है ना लेस देन 50% होती है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग की बात करें तो इसमें टारगेट सेल्स मिलते हैं हमें। जो सिकल सेल डिजीज़ है ना, उसमें हमें टारगेट सेल्स और सिकल सेल्स दोनों मिलते हैं, लेकिन जो सिकल सेल ट्रेड में हमें नहीं मिलता। नेक्स्ट आ जाता है हीमोग्लोबिन सी। हीमोग्लोबिन सी में सिकल सेल में क्या हुआ था, सिकल सेल में ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाती है वेलाइन, इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह लाइसिन आ जाती है, ठीक है। लाइसिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन सी। इसमें ब्लड स्मीयर पे HbC क्रिस्टल्स मिलेंगे।